नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का एक बार फिर हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। पिछली क्लास में हम हरियाणा इतिहास में पढ़ते पढ़ते आ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो हरियाणा के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है सुरजी अंजन गांव की संधि के बाद, जो हुई थी 30 दिसंबर 1803 को, उसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अच्छे तरीके से अंग्रेजों ने अपने हरियाणा की जमीन के ऊपर प्रशासन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसे दो भागों में डिवाइड करने का काम किया था। एक छोटा क्षेत्र जो अंग्रेजों ने अपने हिस्से रखा था, एक बड़ा क्षेत्र जो अंग्रेजों ने अपने विश्वसनीय सामंत और सरदारों में बांटने का काम किया था। इनसाइड टेरिटरी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि यमुना नदी के दोनों ओर का जो 67 किलोमीटर तक का क्षेत्र है वो शामिल रहा, और पालम और रेवाड़ी परगने के कुछ क्षेत्र, जिसमें पालम में पानीपत, सोनीपत, समालखा, गन्नौर, और रेवाड़ी में बच्चों रेवाड़ी, नून, नगीना, होडल, हथीन क्षेत्र शामिल रहे थे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका छोटा हिस्सा इनसाइड टेरिटरी कहलाता है, और इसके ऊपर शासन किया है कंपनी ने। बच्चों उसके बाद हम बात करें तो आउटसाइड जो टेरिटरी था, बड़ा हिस्सा, जो अंग्रेजों के द्वारा अपने विश्वसनीय सामंत और सरदारों में विभाजित करने का काम किया था, ये कौन सा हिस्सा था? तो बड़ा हिस्सा या आउटसाइड टेरिटरी के रूप में आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि रेवाड़ी परगना जो है, उसके 87 गांव को छोड़ के बाकी तो सारा का सारा इनसाइड टेरिटरी में काउंट होगा ही होगा। लेकिन जो रेवाड़ी परगने के 87 गांव थे ना बच्चों, तो रेवाड़ी परगने के 87 गांव बच्चों ये राव तेज सिंह को दे दिए गए थे। राव तेज सिंह को सौंप दिए गए थे। बात करें तो हरियाणा का पलवल क्षेत्र अंग्रेजों ने सौंपने का काम किया था किसको? मेरे बच्चों, नाम है उसका मोहम्मद अली खां आफरीद। मोहम्मद अली खां आफरीद के बाद हम बात करें होडल की। होडल क्षेत्र दे दिया गया मुर्तजा खां को। बात करें पटौदी की। पटौदी क्षेत्र दे दिया गया फैज तलब खां को। और पटौदी के बाद फिरोजपुर जिरका। जो नूह जिले के अंदर है आज। और बच्चों भिवानी का लोहारू। ये सौंप दिए अहमद बख्श खां को। बात करें रोहतक की। रोहतक के साथ साथ झज्जर की। झज्जर के साथ साथ बेरी की। बेरी के साथ साथ महम की। झांसी की। हिसार की।
तोसाम की। ये हरियाणा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों ने सौंप दिया था बच्चों बम्बू खां को। ये सारा का सारा क्षेत्र कहलाता था आउटसाइड टेरिटरी। क्या कहलाता था? आउटसाइड टेरिटरी कहलाता। अब हम बात करेंगे तो 1803 में अंग्रेजों ने, एक और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, गुड़गांव और करनाल। तो मेरे बच्चों गुड़गांव और जो करनाल है ये सौंप दिए गए बेगम समरू को। इसको सौंप दिए गए बेगम समरू को। ठीक है, वही बेगम समरू जो किराए की सेना चलाया करती थी। इन्होंने भी आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने का काम किया था। इसके सैनिकों ने साथ देने का काम किया था। अब 1803 में अंग्रेज जो हैं वो हरियाणा के ऊपर अधिकार जमा चुके हैं। अपने विश्वसनीय सामंत और सरदारों के साथ हरियाणा के प्रशासन को वो आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। बच्चों 1803 के बाद 1805 की बात है। 1805 ईस्वी में होता क्या है, अंग्रेजों द्वारा करनाल के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। अंग्रेजों द्वारा करनाल के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। और अधिकार करने के बाद, करनाल के ऊपर अधिकार करने के बाद 1806 ईस्वी में करनाल को सुनियोजित तरीके से बसाया जाना शुरू किया जाता है। करनाल को सुनियोजित तरीके से बसाया जाना शुरू। ठीक है मेरे बच्चों, इसीलिए करनाल को हम नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर भी बोलते हैं। अंग्रेजों के समय ही हरियाणा में पहली बार अकाल भी पड़ा था। अंग्रेजों के समय हरियाणा में प्रथम अकाल पड़ा था मेरे बच्चों 1803 के अंदर, और इसे साठा अकाल कहा जाता है। तो 1803 का जो अकाल होगा, अकाल का मतलब समझते हैं ना, सूखा, इसे मेरे बच्चों साठा अकाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बड़ा जबरदस्त है, कि साठा अकाल हरियाणा में कौन से वर्ष पड़ा था? अंग्रेजों के समय पड़ा था 1803। अंग्रेजों के कदम पड़ते हैं, और अंग्रेजों के कदम देखो तुम कितने मनहूस साबित होते हैं हरियाणा के लिए। हरियाणा में बच्चों अकाल ही पड़ जाता है कब? 1803। हम बात करें फिर 1809-10 की। 1809-10 आते आते अंग्रेजों द्वारा
अंग्रेजों द्वारा हरियाणा पर संपूर्ण अधिकार कर लिया जाता है बच्चों। 1809-10 की बात है। अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा पर संपूर्ण रूप से क्या कर लिया जाता है, अधिकार। और 1812-13 की हम बात करेंगे। 1809-10 के बाद 1812-13 प्रदेश में दूसरा अकाल पड़ता है बच्चों। पहला अकाल 1803 में 9 साल के बाद, 1812-13 में प्रदेश में दूसरा अकाल पड़ता है। और इस अकाल को बोलते हैं 69वां अकाल। 69वां अकाल के नाम से। ठीक है। अब बच्चों देखिएगा, अंग्रेज यहाँ पर अपने पैर जमा चुके थे। जो बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने विश्वसनीय सरदारों को दिया था, जो रियासतों को दिया था, उन रियासतों को भी हड़पने की जो नीयत है उनकी अब शुरू हो जाएगी। वो करेंगे क्या, इन रियासतों को परेशान करना स्टार्ट करेंगे। इन रियासतों के जो खुद का प्रशासनिक ढांचा होता है उसके अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे। जबरदस्ती राजा को सलाह देना स्टार्ट कर देंगे। सारा सारा दिन राजा के दरबार में बैठे रहेंगे तो राजा अपना कोई निर्णय ले ही नहीं पाता। जब निर्णय नहीं ले पाएगा तो राजा को वो जो अंग्रेज हैं बच्चों, वो क्या लगने स्टार्ट हो जाएंगे, वो बुरे लगने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपस में मेरे बच्चों रिश्तों में खटास पैदा होगी तो एक दूसरे का विद्रोह होना स्टार्ट हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फिर अपने हरियाणा के अंदर बहुत सारी रियासतों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों के वो कानून मानने वाले नहीं थे। अंग्रेज उनके ऊपर खतरनाक कानून जो हैं वो लादते जा रहे थे। उनके खुद के प्रशासनिक ढांचे के अंदर वो इंटरफेयर करते थे। राजा की पावर जो है वो डे बाय डे हरियाणा के अंदर कम होती जा रही थी। तो सारे के सारे देसी रियासतों ने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत के सुर पैदा कर लिए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फिर हरियाणा में होते हैं विद्रोह। क्या होते हैं, विद्रोह। तो अब हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए हरियाणा में विद्रोह। तो लिखिएगा मेरे बच्चों, नेक्स्ट टाइटल चलेगा। मैं आपको दो अकाल और बता देता हूँ। ठीक है, चार अकाल पड़े हैं हरियाणा के अंदर। दूसरा अकाल आपको ध्यान रखना है 12-13 में, तीसरा 17-18 के अंदर, 17-18 के अंदर। ठीक है, इसे बोलते हैं 74वां अकाल। और एक अकाल पड़ा हरियाणा के अंदर 1833-34। ये है प्रदेश में चौथा अकाल। और ये पेपर में पूछा जा चुका है। चौथा अकाल इसे कहा जाता है नब्या अकाल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए हरियाणा में विद्रोह।
ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हरियाणा में हुए विद्रोह। तो बच्चों सबसे पहला जो विद्रोह होगा ना वो हम पढ़ेंगे जींद का विद्रोह। पढ़ेंगे जींद का विद्रोह हुआ मेरे बच्चों 1814 में। इसके नेतृत्व करता थे प्रताप सिंह। जींद के विद्रोह के बाद अगला जो विद्रोह है वो है छछरौली का विद्रोह। छछरौली का विद्रोह हुआ था 1818 में और इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे जोधा सिंह। ठीक है। छछरौली के विद्रोह का कारण क्या था? कारण शुरू हो जाता है 1809 में। 1809 में छछरौली के जो शासक थे बच्चों, छछरौली जो है ये कलसिया रियासत की राजधानी थी। और इसी कलसिया रियासत की राजधानी छछरौली के जो शासक थे बुंगेल सिंह की बिना उत्तराधिकारी घोषित किए मृत्यु हो जाती है बच्चों। जब राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेगा, सीधी सी बात है, फिर घर वाले जितने भी सदस्य होंगे गद्दी पे बैठने के लिए उनके बीच आपसी मतभेद होंगे, या जो कोई आसपास ताकतवर शासक होगा उस रियासतों को हड़पने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ठीक है। तो 1809 के अंदर बुंगेल सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बुंगेल सिंह उत्तराधिकारी इसलिए घोषित नहीं कर पाते क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। तो मेरे बच्चों कलसिया के अंतर्गत एक सरदार थे जोधा सिंह, उन्होंने क्या कर लिया, छछरौली के ऊपर आक्रमण करके इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ठीक है। जब इस बात को पता चलता है अंग्रेजों को कि जोधा सिंह के द्वारा इसके ऊपर क्या कर लिया गया है, अधिकार कर लिया गया है, तो ये लाइन भी मैं आपको लिखवा देता हूं। तो लिखिएगा जोधा सिंह द्वारा छछरौली पर अधिकार। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चलता है तो अंग्रेज बच्चों एक विशाल सेना लेके छछरौली के अंदर भेजते हैं और अंग्रेजों से बिना लड़े ही जोधा सिंह जो है वो छछरौली छोड़ देता है। जोधा सिंह के जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा जो बुंगेल सिंह की पत्नी थी, जो विधवा हो चुकी थी, रानी रामकौर, इस रानी रामकौर को मेरे बच्चों छछरौली की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। रानी रामकौर को गद्दी पर बैठाया जाता है। अब रानी रामकौर एक महिला थी, अच्छे तरीके से शासन को नहीं संभाल पाई, तो क्षेत्र की जनता ने ही बच्चों रानी रामकौर को नापसंद करना शुरू कर दिया था। नापसंद करना शुरू कर दिया था, बगावत के सुर उठना स्टार्ट हो गए थे रानी रामकौर के खिलाफ। तो बच्चों इसी का फायदा फिर जोधा सिंह ने उठा लिया और 1818 में
जोधा सिंह ने दोबारा से मेरे बच्चों इसके ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, तो हम बात करेंगे रानी रामकौर की जो अयोग्यता है, इस अयोग्यता के चलते 1818 ईस्वी में जोधा सिंह द्वारा छछरौली पर पुनः अधिकार किया जाता है। ध्यान रखेंगे, छछरौली के ऊपर ये दोबारा से कब्जा कर लेते हैं। अब ये अंग्रेजों को पहले ही पसंद नहीं थे, तो एक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सेना लेके भेजा जाता है छछरौली। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है जनरल आर्नोल्ड। तो अंग्रेजों द्वारा जनरल आर्नोल्ड के नेतृत्व में सेना भेजकर छछरौली पर अधिकार किया जाता है बच्चों। और 1898 में अंग्रेजों और जोधा सिंह के बीच बच्चों जो लड़ाई होगी उसी को हम छछरौली का विद्रोह बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, छछरौली का विद्रोह बोलते हैं। छछरौली के विद्रोह के बाद अगला जो विद्रोह होगा वो होगा रानिया का विद्रोह। नेक्स्ट जो विद्रोह आपको ध्यान रखना है तीसरे नंबर पे, वो है बच्चों रानिया का विद्रोह। रानिया का विद्रोह हुआ था 1818 में। और इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे वो थे जाम्बित खान। जाम्बित खां के द्वारा। और इस विद्रोह के बाद रानिया के ऊपर दिल्ली रेजिडेंट के द्वारा बच्चों अधिकार कर लिया जाता है। विद्रोह के बाद दिल्ली रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब क्या है, अंग्रेजों के द्वारा जिस जमीन के ऊपर शासन करने के लिए जो सरकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता था बच्चों उसी को रेजिडेंट कहा जाता था। विद्रोह के बाद दिल्ली रेजिडेंट द्वारा रानिया पर अधिकार कर लिया जाता, इसे बोलते हैं रानिया का विद्रोह। रानिया के विद्रोह के बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे किसानों के विद्रोह की, जो हुआ था 1824 के अंदर। तो किसानों के द्वारा भी बगावत कर दी जाती है। किसान अंग्रेजों के शोषण से कोई दूर थोड़ी थे, उनका भी जम के शोषण हो रहा था। और उनका शोषण हो रहा था किसके ऊपर, उनका शोषण हो रहा था सर जी भारी भारी टैक्स लगाकर। 1824 की बात है मेरे बच्चों,
तो कंपनी के शोषणकारी रवैये से किसान भी नाराज थे और किसानों के जो विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र बना था वो रोहतक बना था। रोहतक से जाटों ने, क्योंकि जाट जो है वो खेती करते आ रहे हैं हमेशा से, तो जाटों ने ही मेरे बच्चों सबसे खतरनाक जो ये विद्रोह है किसानों का किया था अंग्रेजों के खिलाफ। और रोहतक को देखते हुए गुड़गांव और हिसार के अंदर भी बच्चों ये जो ज्वाला है विद्रोह की ये भड़क उठती है। तो नेक्स्ट जो विद्रोह होगा हमारा वो आपको ध्यान रखना है, किसानों का विद्रोह होगा। किसानों का विद्रोह होगा। किसानों का जो विद्रोह हुआ वो 1824 ईस्वी में हुआ। और 1824 ईस्वी में हुआ ये किसानों का जो विद्रोह है, इसके जो नेतृत्व करता रहे बच्चों वो रहे सूरजमल। किसानों के विद्रोह के जो मुख्य केंद्र थे वो एक तो रोहतक, रोहतक के साथ साथ हिसार, हिसार के साथ साथ गुरुग्राम, ये आपका होगा किसानों का विद्रोह। किसानों के विद्रोह के बाद अगला जो विद्रोह है मेरे बच्चों वो आप लोगों को ध्यान रखना है, बलवाली या बनवाली का विद्रोह। जो हुआ 1835 के अंदर। बलवाली का जो विद्रोह है मेरे बच्चों ये 1835। नेतृत्वकर्ता हम बात करें तो गुलाब सिंह गिल। और मैसूल रानी, एक रानी जिसका नाम है मैसूल। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो विद्रोह हुआ वो हुआ कैथल के अंदर। इसे हम बोलते हैं कैथल का विद्रोह। जो हुआ मेरे बच्चों 1843 ईस्वी। 1843 ईस्वी में इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता वो गुलाब सिंह, व साहिब कौर। ठीक है। कैथल के विद्रोह के होने का कारण क्या है? कैथल के जो शासक थे बच्चों वो उदय सिंह थे। और कैथल के शासक उदय सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाना
बच्चों ये कैथल के विद्रोह का मुख्य कारण था। और आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने देशी रियासतों को हड़पने के उद्देश्य से एक कानून बनाया था जिसे हम राज्य हड़प नीति बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, जिसके तहत किसी भी रियासत का यदि राजा बिना संतान के मर जाता था तो बच्चों उसका सारा का सारा अक्षेत्र अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाता था। या हड़पा नहीं जाता था तो फिर अंग्रेज अपनी मनमर्जी से वहां पर अपना एक व्यक्ति नियुक्त करते थे। वो राजा के परिवार से भी हो सकता था। यदि राजा का परिवार अंग्रेजों का गुलाम होगा, अंग्रेजों की बातें मानेगा, तो राजा के मरने के बाद या उसकी पत्नी हो या उसकी माँ हो, उसको बच्चों क्या बना दिया जाता था? उत्तराधिकारी। लेकिन सारा का सारा डिपेंड करता था किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मेरे बच्चों इसे कहा जाता है। ठीक है। तो उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो ये जो गुलाब सिंह है ना, ये गुलाब सिंह, इस गुलाब सिंह ने बच्चों उदय सिंह की जो पत्नी है और उदय सिंह की जो माँ है, उन दोनों को कैथल रियासत संभालने को प्रेरित किया कि आपको अंग्रेजों के अधीन जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कैथल की रियासत को क्या है? संभाल सकती हैं। और इनकी माँ का नाम था साहिब कौर। ये जो साहिब कौर है ये इनकी माँ है। तो ध्यान रखेंगे, मृत्यु के बाद कैथल रियासत के उत्तराधिकारी उदय सिंह की माँ साहिब कौर और वह पत्नी सूरज कौर को घोषित किया गया बच्चों। सूरज कौर को घोषित किया गया। ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अंग्रेजों ने बोला कि बिना हमारे से पूछे हुए आपने किस तरीके से कैथल रियासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो बच्चों गुलाब सिंह और साहिब कौर और सूरज कौर बोलते हैं कि कैथल हमारी रियासत है, इसके ऊपर हमें खुद शासन करना है, आपसे पूछ के शासन नहीं करना। तो अंग्रेजों ने बोला कि राज्य हड़प नीति के कानून को पढ़ो। राज्य हड़प नीति में साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी रियासत का राजा यदि निसंतान मर जाएगा तो वो रियासत अपने आप किसके हिस्से आ जाएगी? अंग्रेजों के हिस्से आ जाएगी। तो या तो हमारी मनमर्जी से कैथल रियासत चलानी पड़ेगी या आपको ये राज्य हड़प नीति के तहत सारा का सारा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन करना पड़ेगा। तो बच्चों दोनों तरफ से टकराव की स्थिति हो जाती है और 23 मार्च 1843 को अंग्रेजों ने जब ये शर्त रखी तो बच्चों ये शर्त मानने से क्या कर दिया जाता है? इनकार कर दिया जाता है। ठीक है। 10 अप्रैल 1843 को अंग्रेजों ने कर दिया था कैथल के ऊपर आक्रमण। 10 अप्रैल 1843 अंग्रेजों द्वारा कैथल पर क्या कर दिया जाता है बच्चों? आक्रमण कर दिया जाता है। कैथल शहर के चारों ओर सैन्य चौकियां स्थापित कर दी जाती हैं ताकि कोई भी कैथल से ना तो बाहर निकल पाए ना कोई बाहरी आदमी अंदर जा पाए, मतलब कोई बाहर से सहायता देना चाहे तो उन्हें सहायता ना मिल पाए। तो कैथल शहर को या कैथल शहर के चारों ओर
सैन्य चौकियां। कैथल शहर के चारों ओर सैन्य चौकियां स्थापित करवाई गई बच्चों। और इस तरीके से कैथल रियासत के ऊपर क्या कर लिया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा अधिकार। ठीक है। इसके बाद जो अगला विद्रोह आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है लाडवा का विद्रोह। लाडवा का जो विद्रोह हुआ मेरे भाई 1845 ईस्वी, और इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे अजीत सिंह। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, अजीत सिंह। अजीत सिंह के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यह आपका लाडवा का विद्रोह। इसके अलावा अब देखिएगा, ये तो अंग्रेजों ने रियासतें छीन ही ली थी, इसके अलावा भी हम बात करें तो अंग्रेजों ने कुछ और रियासतों को छीनने का काम किया था बच्चों। तो अंग्रेजों द्वारा छीनी गई अन्य रियासतें, जबरदस्ती कुछ और रियासतें हरियाणा के अंदर अंग्रेजों ने छीन ली थी। और अंग्रेजों द्वारा छीनी गई रियासतों में हम बात करेंगे, एक तो अंबाला रियासत है मेरे बच्चे। कौन सी रियासत है, अंबाला रियासत है। 1824 के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है अंबाला रियासत। कौन सी रियासत है मेरे बच्चों, अंबाला रियासत है। जो कब छीन ली गई थी सर, ये छीन ली गई थी 1824 के अंदर। अठारह सौ चौबीस के अंदर। ठीक है। तो एक बार जल्दी से इतना सा नोट कीजिएगा। हो गया कि चलेगा। 1824, ये आपको ध्यान रखना है, अंबाला रियासत के ऊपर मेरे बच्चों अंग्रेज अपना अधिकार कर लेते हैं।
अंबाला रियासत के जो शासक थे ना, वो थे राजा गुरबख्श। और राजा गुरबख्श की विधवा जो पत्नी थी, जिनको ये रियासत मिली थी, उनका नाम था दया कौर। इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और दया कौर की मृत्यु के साथ ही जब अंबाला रियासत अनाथ हो जाती है, तो अंग्रेज इसको अपने हिस्से मिला लेते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा छीनी गई रियासतों में एक आपकी अंबाला रियासत है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, रादौर। रादौर रियासत अठारह ईस्वी के अंदर। रादौर रियासत के जो शासक थे, वो थे दल सिंह। और दल सिंह की जो पत्नी थी बच्चों, का नाम था इंदकौर। इंदकौर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के साथ जब रादौर, यमुनानगर के अंदर है रादौर, अनाथ हो जाती है, तो इसको भी बच्चों अंग्रेजों के द्वारा अपने हिस्से में मिला लिया जाता है। तो ये है आपकी रादौर रियासत। नेक्स्ट है थानेसर। अंग्रेजों के द्वारा छीनी गई तीसरी रियासत हरियाणा के अंदर है थानेसर। थानेसर को छीन लिया गया 1832 में। थानेसर के जो राजा थे जमियत सिंह, इस राजा जमियत सिंह की बिना उत्तराधिकारी क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु। राजा जमियत सिंह थानेसर के शासक थे मेरे बच्चों, और इनकी बिना उत्तराधिकारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो राजा जमियत सिंह की बिना उत्तराधिकारी मृत्यु। और बिना उत्तराधिकारी मृत्यु हो जाना ही थानेसर को अंग्रेजों में मिलवा देता है। और यह 1832 की बात है। थानेसर के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है दियालगढ़। दियालगढ़ भी एक रियासत हुई है, और इसके ऊपर अंग्रेज पूर्ण रूप से अधिकार कर लेते हैं 1851 में। राजा भगवान सिंह की विधवा पत्नी की मृत्यु। की मृत्यु, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ टॉपिक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर अलग अलग रियासतों के
अंदर विद्रोह हुए, उन विद्रोह को कुचला गया बड़ी आसानी से। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक का हरियाणा हिस्ट्री में। हरियाणा हिस्ट्री का मेरे बच्चों जो लास्ट टॉपिक होगा ना, वो होगा 1857 की क्रांति मेरे बच्चों। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत करवा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगी 1857 की क्रांति, और एक क्लास और हमारी 1857 की क्रांति की बचेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलेगा। तो बात करते हैं 1857 की क्रांति की, हेडिंग डालिएगा। 1857 की क्रांति आप सभी जानते हैं, भारत के अंदर अंग्रेजों के सिर के ऊपर पहली बार भारतीय लोगों का जो गुस्सा फूटा था भयंकर रूप से, उसी को 1857 की क्रांति बोलते हैं। हरियाणा में 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे बच्चों। 1857 की क्रांति ऐसा नहीं है कि 1857 के अंदर ही ये भयंकर रूप से गुस्सा फूटा था। ये गुस्सा धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ था एक बारूद के ढेर में, और इस बारूद के ढेर को चिंगारी लगी थी 1857 में, इसलिए इसे हम 1857 की क्रांति बोलते हैं। जिस दिन अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपने कदम रखे थे ना, उसी दिन से यहाँ के लोगों का उन्होंने शोषण करना स्टार्ट कर दिया था। और जब यहाँ की जमीनें उनके हाथों में शासन करने के लिए आती है, तो ये शोषण इस कदर बढ़ जाता है कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे मैं किसान की बात करूं, मजदूर की बात करूं, सरकारी कर्मचारियों की बात करूं, देश की रियासतों के राजाओं की बात करूं, अंग्रेजों की सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिकों की बात करूं, या मैं धार्मिक लोगों की बात करूं, सांस्कृतिक लोगों की बात करूं, मेरे बच्चों हर वर्ग जो है ना वो अंग्रेजों के द्वारा बहुत खतरनाक तरीके से शोषित किया गया था। हर वर्ग के लोगों में अंग्रेजों के प्रति जो नफरत है वो डे बाई डे बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। और 1857 तक ये नफरत इस कदर बढ़ी कि ये नफरत जो है बच्चों एक बारूद रूपी ढेर का रूप ले लेती है। और ये बारूद रूपी जो ढेर है, इसको मेरे बच्चों चिंगारी लगाने का काम कर देते हैं चर्बी वाले कारतूस, और चर्बी वाले कारतूसों की बदौलत अंग्रेजों के सिर पर भारतीय लोगों का ये गुस्सा भयंकर रूप से फूटता है। इसी को 1857 की क्रांति हम बोलते हैं। 1857 की क्रांति भारत की स्वाधीनता मतलब आजादी, भारत की स्वाधीनता या आजादी के लिए, भारत की स्वाधीनता या आजादी के लिए किया गया सबसे बड़ा प्रयास था बच्चों। सबसे बड़ा क्या था, ये प्रयास था। लेकिन हम इसे भारत की आजादी के लिए इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मेरे बच्चों 1857 में जहां जहां ये क्रांति लड़ी गई है, भारत को आजाद कराने के लिए नहीं लड़ी गई थी, बल्कि जिस जिस क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों ने शोषण ज्यादा कर रखा था ना, तो उन शोषित लोगों के द्वारा अंग्रेजों को उस क्षेत्र से बाहर धकेलने की, निकालने की कोशिश की गई थी। इस लड़ाई के अंदर जिन जिन लोगों ने भाग लिया, जिस जिस समाज के वर्ग ने भाग लिया, उन सभी का
अपना अलग अलग पर्पज था। पर्पज एक नहीं था आजादी। यदि पर्पज एक होता आजादी तो हमें मिल जाती आजादी 1857 में ही, लेकिन सभी लोगों का पर्पज अलग अलग था। इसलिए भयंकर रूप से शुरू हुई ये जो क्रांति है इसका अंत बड़ा खतरनाक होता है। और अंग्रेज जो मुट्ठी भर इतने लोगों के ऊपर शासन कर रहे थे बच्चों, वो मुट्ठी भर लोग आसानी से इतनी बड़ी क्रांति को दबाने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पर्पज एक नहीं था। जिस लड़ाई का उद्देश्य एक नहीं होगा सभी का, वो लड़ाई बच्चों नहीं जीती जा सकती है, चाहे हम संख्या में कितने भी क्यों ना हो। तो ये भारत की स्वाधीनता या आजादी के लिए बोला तो गया है, लेकिन ये आजादी के लिए नहीं बल्कि अपने अलग अलग पर्पज के लिए ये लड़ाई लड़ी गई। इस 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे? कारण तो बहुत थे बच्चों। क्रांति के यदि हम कारणों की बात करें तो कारण बहुत थे। बहुत में जैसे एक था आपका आर्थिक कारण। एक था सामाजिक कारण। एक था धार्मिक कारण। एक था राजनीतिक कारण। एक था सांस्कृतिक कारण। एक था बच्चों सांस्कृतिक कारण। एक कारण था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन हम फिलहाल ये कारणों की बात करेंगे। आर्थिक का मतलब पैसे की दृष्टि से। और मेरे बच्चों, भारत है सोने की चिड़िया रहा है, ये आप लोगों ने खूब स्टेटमेंट सुनी होगी कि भारत पहले सोने की चिड़िया था। तो अंग्रेज जो है ना, इस सोने की चिड़िया का सोना उतार रहे थे, मतलब यहाँ से धन दौलत लूट कर अपने देश इंग्लैंड पहुंचा रहे थे। अपने ही लोगों की आंखों के आगे से अपना ही सोना लूट के, अपना ही पैसा लूट के जब अंग्रेज अपने देश पहुंचाएंगे तो अपने लोगों के अंदर मेरे प्यारे बच्चों गुस्सा तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अपनी जो चीज है यदि कोई दूसरा उठा के लेके जाए, सीधी सी बात है कि गुस्सा आना लाजमी है। और गुस्सा डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शासन अंग्रेज कर रहे थे, और शासन अंग्रेज कर रहे थे तो वो जम के अपने देश को लूट भी रहे थे। तो एक कारण हुआ आर्थिक कारण। सामाजिक का मतलब है समाज की दृष्टि से। हमारे समाज के अंदर बच्चों उन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे सामाजिक जो मुद्दे थे बच्चों, उनको भटकाना स्टार्ट कर दिया था। लोगों को भटका भटका के मेरे बच्चों उन्होंने समाज के अंदर इंटरफेयर करके एक दूसरे से लोगों को अलग करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सामाजिक कारण के बारे में हम बात करें तो हमारी जो समाज के अंदर फैली हुई प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को इन्होंने बच्चों समाप्त करने का काम किया। अब देखिएगा, जो प्रथाएं इन्होंने समाप्त की वो काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन वो तो आज हम समझ रहे हैं ना कि ये काम अच्छा है। 1857 या उससे पहले का जो दौर था वो इतना पढ़ा लिखा दौर नहीं था, अपने भारत के लोग इतने शिक्षित नहीं थे। और यहाँ पर जो सामाजिक प्रथाएं थी, जिसमें मैं बात करूं बाल विवाह की, मैं बात करूं विधवा का दोबारा शादी न होना,
या न होने देना, या मैं बात करूं सती प्रथा की, तो ये जो समाज के अंदर कुरीतियां थी बच्चों, इन कुरीतियों को समाप्त किया। तो आज के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उस समय की दृष्टिकोण से देखें तो हमें यही लगेगा ना कि ये तो हमारे समाज के रीति रिवाज प्रथाओं को खत्म करते जा रहे हैं। और जब हमारे सामाजिक रीतियों और प्रथाओं के ऊपर बात आई तो हमारे समाज के लोगों ने बच्चों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के सुर क्या है पैदा कर दिए थे। नेक्स्ट है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण का मतलब है कि हमारा जो गरीब तबका था बहुत ज्यादा हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के अंदर, तो उन दोनों के दोनों धर्मों के गरीब तबके को बच्चों अंग्रेजों ने अपने धर्म में कन्वर्ट कराना स्टार्ट कर दिया था, ईसाई बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन करवाने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा ईसाई पादरियों का जो जत्था है वो इंग्लैंड से मेरे बच्चों बुलवाने का काम किया था, ताकि भारत के अंदर ये ईसाई पादरी रह के अलग अलग क्षेत्रों में जाके वहां के लोगों का माइंड जो है वो डाइवर्ट करें, और जो हिंदू और मुसलमान हैं उनको बड़े स्तर पे जब ईसाई बनाया जाना स्टार्ट किया, तो हमारे जो धार्मिक लोग हैं ना, जो धर्म की शिक्षा हमें देते हैं, धार्मिक जो संत हैं, उन्होंने भी बच्चों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के सुर पैदा कर दिए थे। ठीक है। राजनीतिक कारण का मतलब है हमारी देशी रियासतों के जो राजा थे, उनकी जो राज व्यवस्था थी, उनका जो प्रशासनिक ढांचा था, उनके अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो देशी रियासतों ने भी बगावत के सुर पैदा कर दिए। सांस्कृतिक कारण का मतलब है मेरे बच्चों संस्कृति, वेशभूषा, पहनावा। ठीक है। तो हम जो पहनते थे भाई साहब, वो धोती कुर्ता मफलर, ठीक है, यानी कि फुल बॉडी ड्रेस, यानी कि सिर्फ आंख दिखे या माथा दिखे या उंगलियां दिखे, बाकी शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं दिखता था भाई साहब, हम ऐसी ड्रेस पहनते थे उस समय। ऐसे ही हमारी महिलाएं थी, महिलाएं भी घाघरा पहनती थी, चोली पहनती थी, सिर के ऊपर बच्चों अच्छे तरीके से अपनी चुन्नी वगैरह या जो उनका ओढ़ना होता है उसको ओढ़ के रखती थी। तो भाई साहब उनकी भी सिर्फ उंगलियां ही दिखती थी, आंख भी नहीं दिखती थी उनकी। तो ध्यान रखेंगे ना, समझ में आई ना बात। तो कहने का मतलब इस तरीके का हमारा पहनावा होता था। लेकिन जब ये अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेजों ने हमारा पहनावा ही बदलना स्टार्ट कर दिया। अब जो अंग्रेज लोग और उनकी पत्नियां जब आती थी, उनके बच्चे जो आते थे ना, तो भाई साहब वो निक्कर निक्कर में रहते थे, ध्यान रखेंगे ना। और जब निक्कर निक्कर में रहते थे तो अपने वाले बड़े बूढ़े आंखें बंद कर लेते थे और बोलते थे कि बड़े बेशरम लोग हैं, इनको तो कुछ पहनना ही नहीं आता, सारा शरीर इनको दिखाने से मतलब है। ठीक है। लेकिन अपने वाले बहुत सभ्य लोग थे भाई साहब, वो आंखें बंद कर लेते थे। तो उन्होंने बोला कि जब ऐसे लोग हमारे देश के अंदर रहेंगे, हमारे समाज में रहेंगे, तो हमारे बच्चों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और हमारे वाले भी फिर ये जो फुल ड्रेस है ना, ये हाफ ड्रेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला कि ये बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो कल्चर को बढ़ावा देने वाले लोग थे, उनका भी मेरे प्यारे बच्चों गुस्सा जो है अंग्रेजों के प्रति डे बाई डे बढ़ता चला जाता है। तो धीरे धीरे हर वर्ग का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। लास्ट में बच्चों ये क्रांति जो शुरू होगी ना, वो शुरू होगी चर्बी वाले कारतूसों से। और चर्बी वाले कारतूसों को हम क्या बोल देंगे, मुख्य कारण बोल देंगे। कौन सा कारण बोल देंगे, मुख्य कारण बोल देंगे। ठीक है। तो चर्बी वाले कारतूसों को मुख्य कारण इसलिए बोलेंगे क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जो ये बारूद रूपी ढेर था गुस्से का, इसको चिंगारी लगाने का काम इन्होंने ही किया था। सर ये चर्बी वाले कारतूस क्या हैं, मैं आपको बताऊं। तो अंग्रेजों के द्वारा मार्केट में एक राइफल लाई गई बच्चों, अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई राइफल। उसका नाम था एनफील्ड। और इस एनफील्ड नाम की राइफल में ही यूज किए जाते थे ये चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। हम बात करें तो एनफील्ड नाम की राइफल से पहले अंग्रेज कौन सी राइफल का यूज करते थे। एनफील्ड राइफल से पहले
अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो राइफल थी मेरे बच्चों, वो ब्राउन वेज थी। ब्राउन वेज थी। और इसके बारे में कहानी मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। ये राइफल जो मैंने बताई है, ये राइफल किस प्रकार से जिम्मेदार होगी 1857 की क्रांति को जन्म देने के लिए, क्योंकि इसी राइफल को चलाने से मना करेंगे अपने भारतीय सैनिक। और उन भारतीय सैनिकों में सबसे पहले नाम आएगा मंगल पांडे का। किसका नाम आएगा? मंगल पांडे का। ठीक है, तो चलेगा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को, ढेर सारा प्यार। और 1857 की क्रांति के बाद अपना हिस्ट्री सेक्शन जो है मेरे बच्चों, वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।